हाँ जी, तो आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे हमारे इस एंट्री टेस्ट के सफ़र में। तो आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। हालांकि केमिस्ट्री तो हमने पता नहीं कब से शुरू कर रखी है, लेकिन केमिस्ट्री बाय डेफिनेशन हम आज देखेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री कहते हैं हम द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। मैटर की जो साइंटिफिक वे में स्टडी की जाए उसे हम मैटर कहते हैं। और मैटर क्या है हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। अब मैटर के बाद हम अगर इस लफ्ज़ को खोलें, अनलॉक करें, तो हमारे पास 5 लफ्ज़ और निकलेंगे। क्या? कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, चेंजेस, लॉज एंड प्रिंसिपल्स इज नॉन एज केमिस्ट्री, ठीक है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, चेंजेस, लॉज एंड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री, ठीक है। तो मीन्स इस साइंटिफिक में स्ट्रक्चर भी आ गया, कंपोजिशन भी आ गया, प्रॉपर्टी भी आ गया, चेंज भी आ गया, लॉज एंड प्रिंसिपल भी आ गया। तो अब वन बाय वन हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम कहते हैं, स्ट्रक्चर इज समथिंग दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट अरेंजमेंट। अब देखें, अगर ये सिंपल, मैं हमेशा एग्जांपल देता रहता हूं कि जैसा कि एक रूम है, ठीक है, वो रूम एक स्क्वायर की शक्ल दे रहा है, तो वो स्क्वायर की शक्ल किस वजह से होगी? वो स्क्वायर की शक्ल होगी दीवारों की अरेंजमेंट की वजह से। अगर एक दीवार हम यूं ट्रायंगुलर पाथ में लगा दें, ठीक है, जैसा कि ये देखें, ये एक स्क्वायर है, ये एक रूम है, लेकिन अगर यहां से एक दीवार लगा दी जाए तो नाउ इट इज नो मोर स्क्वायर, अब ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि इफ यू चेंज द अरेंजमेंट ऑफ द वॉल्स इट विल गिव यू डिफरेंट शेप ऑफ द रूम। ये आपको रूम की कौन सी शेप देगा? डिफरेंट शेप देगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर हमें दीवारों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इट गिव्स यू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और देखें, साइंसेस आपने पढ़ी होंगी कि साइंस में बायोलॉजी भी आती है, साइंस में फिजिक्स भी आती है, साइंस में केमिस्ट्री भी आती है, साइंस में मैथमेटिक्स भी आती है। मैथमेटिक्स को हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ यूनिवर्सल साइंस। मैथमेटिक्स क्या है? एक यूनिवर्सल साइंस है, उसको फिलहाल हम साइड पे लगाएं। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जिंदा चीजों के बारे में पढ़ना, दैट इज बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स कोई अमल हो रहा हो तो उसके पीछे जो फिनोमेनाज हैं उनकी स्टडी का नाम फिजिक्स है। मिसाल के तौर पे इफ आई ड्रॉप अ बॉल, ओके, व्हाट हैपेंस? इट विल फॉल टुवर्ड्स द फ्लोर, फ्लोर की तरफ ये जाएगा। अब फ्लोर की तरफ क्यों जा रहा है, इसकी स्टडी आपको लेके जाएगी कहां? फिजिक्स की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये बॉल है तो इसमें क्या चीजें मौजूद हैं, ठीक है। अगर इस बॉल को गर्म किया जाए तो क्या होगा, ठंडा किया जाए तो क्या होगा, इसको किस से मिलके बनाया गया है, कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का हमेशा ये टास्क होता है कि चीजें आखिर बनी हैं तो किस चीज से मिलके बनी है, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स
से बनती है स्ट्रक्चर। यहां पे एग्जाम्पल हमेशा की तरह मैं लेता हूं वाटर। वाटर देखें, पानी, पानी जिंदगी है, ठीक है, लाइफ इज वाटर एंड वाटर इज लाइफ। तो अगर हम इसकी अरेंजमेंट को देखेंगे तो बीच में ऑक्सीजन है और इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बीच में ऑक्सीजन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा या जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो है 104.5 डिग्री। 104.5 डिग्री। तो दिस 104.5 डिग्री इज व्हाट, क्या है ये है इसके बीच में बॉन्ड एंगल, और इस स्ट्रक्चर का नाम है एंगुलर और बेंट, ठीक है, एंगुलर और बेंट। ये सवाल आया हुआ एंट्री टेस्ट में कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर या शेप ऑफ वाटर, ठीक है। और अगर हम देखें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में अगर देखें तो हमारे पास क्या है, कार्बन है और उसके साथ लिंक्ड 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, और इस 180 डिग्री में जो शेप बनती है या जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज लीनियर। कार्बन डाइऑक्साइड हम खारिज करते हैं, ऑक्सीजन गैस हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। तो अगर सवाल हो कि द शेप ऑफ CO2 इज क्या, लीनियर, एंगुलर, बेंट, डी ऑल। एक और सवाल लिख लेते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ CS2 इज एंगुलर, बेंट, लीनियर, डी ऑल। हाँ जी, अब देखिए CO2 की कौन सी है, स्ट्रक्चर ऑफ CO2 इज लीनियर, तो इसका करेक्ट जवाब होगा लीनियर। CS2 की स्ट्रक्चर कौन सी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CS2। अब CS2 के बारे में हमने नहीं पढ़ा, यहां आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में केमिकल बॉन्डिंग में। यहां एक चीज ध्यान में रखें कि अगर सेंट्रल एटम सेम हो, देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, सेंट्रल एटम सेम हो, ठीक है जी, और क्या, और जो साइड वाले एटम्स हैं, यहां देखो सेंट्रल एटम कार्बन है, यहां भी सेंट्रल एटम कार्बन है, और साइड वाले जो एटम्स हैं उनका ग्रुप सेम हो, सेंट्रल एटम सेम हो गया, साइड वाले एटम्स का ग्रुप सेम हो। देखिए यहां ऑक्सीजन, यहां सल्फर, ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर द मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप के ये मेंबर्स हैं, तो इस केस में जो स्ट्रक्चर होगी वो सेम बनेगी, तो CS2 की भी स्ट्रक्चर क्या होगी, लीनियर। समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्लियर हो गया। हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आता है दैट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन किसे कहते हैं हम, कंपोजिशन का मतलब है कंपोनेंट्स, या जिसे हम पार्ट्स भी कह सकते हैं। अब एक सादा सी मिसाल है कि मैं आपसे पूछूं कि भाई इस दीवार की कंपोजिशन क्या है, तो इसका मतलब आप क्या बताओगे कि भाई दीवार में ईंटें होंगी, सीमेंट होगा, रेती होगी, पानी होगा, उसको पेस्ट करके लगाया होगा तो ये दीवार बन गई, फिर इसके ऊपर कलर लगा दिया होगा, ठीक है। या अगर मैं आपको कहूं कि भाई शिकंजी, ठीक है, लेमोनेड,
तो लेमोनेड की क्या है कंपोजिशन? तो आप कहोगे भाई पानी हो, उसमें नींबू डाल दें निचोड़ के, तो वो लेमोनेड बन जाएगा। और अगर उसका जायका अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दें या गुड़ मिला दें या फिर काला नमक मिला दें। तो इस पर एक कोटेशन है कि इफ़ लाइफ गिव यू लेमन मेक अ लेमनेड फ्रॉम इट। ठीक है, अगर ज़िंदगी आपको लीमू दे तो आप उससे लेमोनेड बनाएं। और ये एक बड़ी कहावत है जिसको अभी एक बड़े फेमस एक्टर ने कहा था, इरफान भाई ने, इरफान खान। उनका इंतकाल हो चुका है तो अल्लाह उसकी मगफिरत करे। तो कंपोजिशन जब भी आप बताएंगे तो कंपोजिशन का मतलब आप क्या बताएंगे कि उसमें कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। अब हमें कंपोजिशन दीवारों की नहीं पढ़नी, हमें कंपोजिशन कंपाउंड्स की पढ़नी है। तो इफ़ आई से व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ वाटर, तो यू से 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। इफ आई से व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यू विल से कि 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, या कंपोजिशन ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स H2। ठीक है, तो दैट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब किससे मिलके बना है। सेम केस अगर हम कहें कि भाई बेंजीन, तो क्या होगा 6 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन gives benzene C6H6। दैट्स ऑल अबाउट। और कंपोजिशन में भी केमिस्ट्री का मेन टास्क होता है कि चीज़ें कैसे मिलके बनी हैं। अगला जो हमारे पास तीसरी चीज़ है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब है बिहेवियर, हाउ थिंग्स बिहेव, या प्रॉपर्टी का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब प्रॉपर्टीज के ऊपर एक छोटा सा सिंपल सा सवाल हम बना लेते हैं। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ए में हम लिख देते हैं 2, बी में लिख देते हैं 5, सी में लिख देते हैं 10, टी में लिख देते हैं नन ऑफ दीज। तो आमतौर पर मैटर को जब भी पढ़ा जाएगा तो मैटर की प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, मैटर की प्रॉपर्टीज में आएगा कि इसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज हम अब देख लेते हैं कि 2 टाइप्स, एक है फिजिकल, दूसरी है केमिकल। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं जिनको स्टडी करने के लिए, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज आप स्टडी करें तो उसकी स्टडी के दौरान कंपाउंड की जो कंपोजिशन है वो चेंज ना हो, इट रिमेन्स सेम। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज आप ऑब्जर्व करोगे तो किससे करोगे, सेंसेस से। ठीक है, हवास से, और इसे कहते हैं हवा से खम्सा, खम्स कहते हैं 5 को। तो हमारे सेंसेस कितने हैं, 5। ये और ये जो हम टच करते हैं। तो जो भी इन सेंसेस के थ्रू आपको पता चले दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि भाई शुगर इज स्वीट। ठीक है, तो किसने बताया शुगर स्वीट है, अभी तो मैंने बताया।
आपको भी पता है कैसे, जबान पर चखेंगे तो पता चलेगा शुगर इज स्वीट। नमक इज सोर, ठीक है, नमक खारा है, किसने बताया, जबान ने, ठीक है। तो बाय द सेंसेस वी कैन प्रिडिक्ट। सेम केस हमने देखा कि शुगर वाइट कलर का है, हमने देखा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, हमने देखा KMnO4 पिंक कलर का है। तो ये किसने बताया, आंखों ने। तो अगर आप किसी का कलर बताओगे तो इट मीन्स यू आर एड्रेसिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप किसी का कलर बताएंगे तो आप क्या एड्रेस कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ गए बात को, या कंफ्यूजन है कोई? आगे सपोज अगर गैस लीक हो जाए, ठीक है, अगर क्लास में लीक हो जाए तो फिर यहां पर हाथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पता चला कि कोई चीज लीक हुई है, तो ये किस से पता चला, थ्रू स्मेल, नोज। तो ये भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखें, जैसे H2S गैस की जो स्मेल है बड़ी गंदी स्मेल है, ये आपने एनालिसिस में किया होगा, सॉल्ट एनालिसिस में H2S गैस बनाते हैं, बड़ी इसकी गंदी होती है स्मेल, और स्मेल होती गंदी है, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कंपोजिशन remains unchanged। कंपोजिशन चेंज नहीं होगी जिसकी ऑब्जर्वेशन के दौरान, कंपोजिशन रिमेन सेम। तो दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे नोटिस करते हैं हम, थ्रू सेंसेस, ठीक है। हालांकि सारी चीजें सेंसेस के थ्रू नोट करते हैं, लेकिन यहां सिर्फ सेंसेस से काम बन जाता है। जैसे आप किसी का कलर बताएंगे, आप किसी की टेस्ट बताएंगे, आप किसी का ऑर्डर बताएंगे। अब देखें, जो ऑर्डर लफ्ज है वगैरह वगैरह, ऑर्डर लफ्ज का सिंधी में या उर्दू में मतलब निकालें तो ऑर्डर का मतलब है बू, ठीक है, ऑर्डर मीन्स बू। अब ऑर्डर गुड सेंस के लिए भी यूज हो सकता है, ऑर्डर बैड सेंस के लिए यूज हो सकता है। अगर ये ऑर्डर अच्छा है तो आप हो जाएंगे खुश, तो नाम बन जाएगा खुशबू, ठीक। अगर ये ऑर्डर बुरा है तो आप हो जाएंगे बद, तो ये बन जाएगा बदबू, ठीक है। तो ऑर्डर कैन बी यूज्ड इन बोथ सेंसेस, पॉजिटिव सेंसेस एज वेल एज नेगेटिव सेंसेस, ठीक है। तो जैसे यहां पर हम कहें कि भाई सवाल हो कि NaCl इज sour in test, it is its डैश प्रॉपर्टी, ये इसकी डैश प्रॉपर्टी है। ए में हम लिखते हैं केमिकल, बी में लिखते हैं फिजिकल, सी में लिखते हैं इलेक्ट्रो डायनामिक्स, और डी में लिखते हैं ऑल। तो बताएं, ये टेस्ट है, तो टेस्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी का कलर बताएंगे तो ये भी क्या बताएंगे आप, फिजिकल प्रॉपर्टी। सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे कहाँ चले जाएंगे, दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। नोटिस करें इस बोर्ड को। हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म आती है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं
जिनको ऑब्जर्व करने के दौरान क्या होगा, ऑब्जर्व करने के दौरान उनकी कंपोजिशन चीजों की चेंज हो जाएगी। तो ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, कंपोजिशन इज चेंज्ड। या मैं ये कहूं कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, दे आर द केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो किसी ना किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। दे मे बी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। अब जैसे यहां पर हम एक रिएक्शन लिखते हैं HCl प्लस NaOH, ठीक है। HCl एसिड है, NaOH बेस है। तो एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सॉल्ट और वाटर। H कहाँ जाएगा, H जाएगा इधर, ये कहाँ जाएगा इधर, तो NaCl प्लस वाटर। तो ये क्या है, ये है न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या है, ये है न्यूट्रलाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ कि above reaction shows the chemical property, above reaction shows the chemical property of A में हो NaCl, B में हो NaOH, C में हो HCl, D में हो B एंड C, E में हो ऑल। तो सोचें अब ये रिएक्शन किसकी केमिकल प्रॉपर्टी बताता है, उसकी जो रिएक्शन कर रहे हूं। तो क्या ये रिएक्शन कर रहा है, नहीं। क्या ये रिएक्शन कर रहा है, नहीं। रिएक्शन कौन कर रहा है, रिएक्टेंट्स। और आपको पता है कि एरो के लेफ्ट तरफ क्या होते हैं, दे आर रिएक्टेंट्स, और एरो के राइट की तरफ क्या होते हैं, दे आर प्रोडक्ट्स। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये HCl की भी है और NaOH की भी है। तो यू विल गो विद दिस ऑप्शन, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हमारे पास हो सकते हैं। तो दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्शन होगा। नंबर 4 जो है वो है चेंज। चेंज कहते हैं तब्दीली, और तब्दीली आई नहीं, तब्दीली आ चुकी है, ठीक है। तो मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये अच्छी है बुरी है, आप समझ तो गए होंगे कि कौन सी तब्दीली आई है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि पहले कुछ और हो, बाद में कुछ और हो जाए, दैट इज कॉल्ड अ चेंज। जैसे आप लोग पहले फिजिकल क्लासेस लेते थे, लाइव बैठे सुन रहे थे, होते थे, माना आमने सामने होते थे, अभी भी हैं तो आमने सामने, ठीक है। लेकिन फर्क है, अभी आप किसी स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमें, लेकिन पहले आप अपनी आंखों से डायरेक्टली देख रहे थे, विदाउट एनी स्क्रीन, विदाउट एनी मीडियम। तो ये क्या है, ये चेंज है। प्रीवियसली आप अपने बोर्ड पैटर्न की तैयारी कर रहे होंगे, अभी आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, यू आर स्टडिंग फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, चेंज। तो अब ये सारी चेंजेस हमें नहीं पढ़नी, हमें पढ़नी है वो चेंजेस जो केमिस्ट्री के अंदर हों। और केमिस्ट्री के अंदर जो चेंजेस हैं वो कितने किस्म की हैं, 2 टाइप्स। एक चेंज का नाम है फिजिकल चेंज, दूसरे चेंज का नाम है केमिकल चेंज। चेंज 1 इज फिजिकल चेंज, चेंज 2 इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कहते हैं ऐसा चेंज जिसमें कंपोजिशन चेंज ना हो। अ चेंज in which composition remains same, या composition is unchanged। composition चेंज ना हो तो उस चेंज का नाम क्या है, फिजिकल चेंज।
अब कंपोजिशन से मुराद क्या है कि चीज का फार्मूला चेंज ना हो, चीज का सिंबल चेंज ना हो, बाकी भले चेंज आ जाए, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। जैसे हमारे पास अगर आइस है तो आइस का फार्मूला यू नो वेरी वेल, आइस का फार्मूला है H2O, ठीक है। अगर हम उस आइस को ऐसे खुला रख दें सूरज की रोशनी के नीचे या ऐसे ही रख दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, पिघलती जाएगी पिघलती जाएगी, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम यू वॉन्ट फाइंड आइस, यू फाइंड वाटर। तो यहाँ क्या हुआ, आइस चेंज हो गई, ठीक है, सॉलिड से चली गई कहाँ, लिक्विड में। लेकिन लिक्विड का फार्मूला क्या है, H2, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका मतलब कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। सेम केस अगर पानी रखें और उस पानी को हम हीट करें तो आहिस्ता आहिस्ता वो पानी किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में चेंज हो जाएगा। अगर वो पानी वेपर्स में चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, फार्मूला वही होगा। तो ऐसी चेंज जिसमें कंपोजिशन चेंज ना हो उस चेंज को क्या कहा जाएगा, फिजिकल चेंज। समझ गए या कोई कंफ्यूजन है? तो फिजिकल चेंज में हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी इज रिटेन्ड, आइडेंटिटी रिटेन रहती है। आइडेंटिटी का मतलब क्या समझ लो, सिंबल समझ लो वही रहता है, सिंबल चेंज नहीं होता। फार्मूला समझ लो, फार्मूला वही होता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब चेंज में हमारे पास चेंज बहुत से किस्म के होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चेंजेस विच आर अ फिजिकल चेंज। अब देखें हमारे पास यहां पर हम बनाते हैं सॉलिड, ठीक है, सॉलिड यहां पर बनाते हैं हम गैस, यहां पर बनाते हैं लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखो अगर सॉलिड से लिक्विड में जाए, अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे मेल्टिंग, ठीक है, वी कॉल इट मेल्टिंग। और मेल्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। सेम केस अगर यही लिक्विड दोबारा सॉलिड में जाए, यही लिक्विड अगर दोबारा सॉलिड में जाए तो क्या होगा, इसे क्या कहेंगे हम, फ्रीजिंग। क्या कहेंगे हम इसे, फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग में आपको क्या करना है, टेम्परेचर डिक्रीज करना है, यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर। समझ में आ गई बात या इसमें कंफ्यूजन है कोई? तो मेल्टिंग अगर पूछा जाए कि मेल्टिंग चेंज है, किस किस्म का चेंज है, तो आप कहोगे दिस इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। अब लिक्विड गैस में जाए तो लिक्विड गैस में जाएगा तो इसे क्या कहेंगे हम, बॉइलिंग, ठीक है। लिक्विड गैस में जाएगा तो लिक्विड गैस में जाना बॉइलिंग, और बॉइलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर यही गैस दोबारा लिक्विड में जाए तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कंडेंसेशन। व्हाट डू वी कॉल इट, कंडेंसेशन। गैस लिक्विड में जाए दैट इज कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मोस्ट एनर्जेटिक प्लाज्मा थी उसमें, और लीस्ट एनर्जेटिक बोस-आइंस्टाइन। बोस के बाद सॉलिड, सॉलिड के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद गैस। अब देखें अगर सॉलिड चला जाए गैस में, सॉलिड डायरेक्टली चला जाए गैस में, तो इसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सब्लिमेशन।
वी कॉल इट सब्लिमेशन। अगर सॉलिड गैस में चला जाए तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, और अगर गैस सॉलिड में चली जाए, अगर गैस सॉलिड में चली जाए तो इसे कहेंगे हम डिपोजिशन। ठीक है, गैस सॉलिड में चली जाए तो इसे कहेंगे डिपोजिशन, और सेम केस डिपोजिशन में टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, सब्लिमेशन में टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो अगर हमारे पास एक सवाल हो कि ड्यूरिंग सब्लिमेशन temperature is decreased, B temperature is increased, C temperature remains same, या D none of these। तो अब आप सोचेंगे कि सब्लिमेशन में क्या होता है। सब्लिमेशन में सॉलिड जाता है किस में, गैस में। तो सॉलिड एक लीस्ट एनर्जेटिक स्टेट है, गैस एक हाई एनर्जेटिक स्टेट है। तो लीस्ट से हाई में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए बात को या कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, सेम केस अगर ये सवाल हो कि which pair is of opposite processes, which pair is of opposite processes, कौन सा पेयर अपोजिट प्रोसेसेस का है? ए में हम लिख देते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ठीक, बी में लिख लेते हैं हम फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। सी में लिख लेते हैं हम कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन, और डी में लिख देते हैं नन ऑफ दीज। कौन सा प्रोसेस रिवर्स है? मेल्टिंग, मेल्टिंग में क्या है, मेल्टिंग में सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, बॉइलिंग में लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, तो ये अपोजिट नहीं हुए। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में क्या होता है, फ्रीजिंग में लिक्विड कन्वर्ट होता है किस में, गैस में, नहीं, लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में, और मेल्टिंग में सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगला भी देख लो, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में। सब्लिमेशन में सॉलिड कन्वर्ट होता है गैस में। ठीक है, समझ गए बात को? तो नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा दैट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हम कहते हैं ऐसा चेंज जहां कंपोजिशन चेंज हो जाए, अ चेंज इन विच कंपोजिशन इज चेंज्ड। ऐसा चेंज जिसमें कंपोजिशन चेंज हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, केमिकल चेंज। अब जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं दे आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल चेंज। जैसे यहां लिख लेते हैं कि विच इज अ केमिकल चेंज, कौन सा केमिकल चेंज है। ऑप्शन में हो हमारे पास एवापोरेशन ऑफ स्पिरिट, ठीक है, दूसरा हो ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन, तीसरा हो
फ्रीजिंग ऑफ वाटर, डी में हो नन ऑफ दीज। अब देखें एवापोरेशन, एवापोरेशन एक फिजिकल चेंज है। ऑक्सीडेशन, याद रखें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये क्या है, दीज आर द केमिकल चेंजेस। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग अगेन फिजिकल चेंज है, ठीक है। सेम केस अगर एक और सवाल हो हमारे पास कि वेयर द केमिकल चेंज अकर्स, कहां पर केमिकल चेंज होगा, ठीक है। थोड़ा इधर फोकस करें। सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर, ठीक है। दूसरा पेट्रोल इज मिक्स्ड विद वाटर। तीसरा आयरन इज एक्सपोज्ड टू एयर, डी में ए एंड सी, ठीक है। अब देखें सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर, सोडियम को जब पानी में डालते हैं तो एक रिएक्शन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो जैसे ही मैंने कहा रिएक्शन होता है तो अब ये क्या बन गया, केमिकल चेंज। पेट्रोल को पानी में मिक्स करते हैं तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता। आयरन इज एक्सपोज टू एयर, अगर आयरन को एयर में एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा, उसको लग जाएगा रस्ट। हालांकि ये टाइमली प्रोसेस है लेकिन दिस इज अगेन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, डी। पांचवां जो पॉइंट था वो पांचवां पॉइंट था लॉज एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब देखें हर सब्जेक्ट के अपने लॉज हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी होता है उस सब्जेक्ट को समझने के लिए। जैसे अगर हम कहें कि भाई, जैसे मैंने कहा कि भाई सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है, गैस को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इट मीन्स देयर आर सर्टेन लॉज, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर फॉलोड ड्यूरिंग सच चेंजेस या ड्यूरिंग सच कन्वर्जन्स। तो इनकी स्टडी को भी क्या कहते हैं हम, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में कितनी चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, केमिस्ट्री में आ रही हैं हमारे पास 5 चीज़ें, ये हो सकता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आती है, अगर हम यहाँ लिखें केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री में क्या आएगा, एक आएगा स्ट्रक्चर, दूसरा आएगा कंपोजिशन, तीसरा आएगा प्रॉपर्टीज, चौथा आएगा चेंज और पांचवा आएगा लॉस। तो इन पांचों की स्टडी का नाम है केमिस्ट्री, ठीक है। आज आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, नोट करें इसको आप। अस्सलाम वालेकुम। हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हम आगे देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ठीक है। तो हेडिंग हम देते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। अब देखिए केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जो आपको हर जगह
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्लाई होते हुए मिलेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई चीज़ ऐसी आ जाए जो हमने पहले कभी देखी ना हो, तो फौरन हमारे माइंड में ये सवाल आएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो ये जो आपके माइंड में सवाल आता है कि ये क्या है, ये क्या जो सवाल है, ये क्या सवाल है केमिस्ट्री का कि ये क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री का टास्क है या जो केमिस्ट्री का एम है वो ये इन्वेस्टिगेट करना है कि यूनिवर्स किस कंपोनेंट्स की बनी हुई है। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्स। जब यूनिवर्स की बात आ गई तो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें होंगी उन सारों की बात आ जाएगी। तो पहला जो पॉइंट हम लिखने चले हैं कि वो ये है कि टास्क ऑफ केमिस्ट्री इज टू इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट? द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के कंपोनेंट्स की स्टडी का टास्क है केमिस्ट्री। ठीक है, पहला पॉइंट। जब हम ये मालूम करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस चीज़ में क्या है। जैसे हमें कोई लाइम स्टोन मिला, मैंने एक एग्जाम्पल सेलेक्ट किया है लाइम स्टोन का। तो जब लाइम स्टोन मिलेगा तो पहले हमारे जहन में, अगर किसी को पता नहीं कि ये क्या है, तो पहला टास्क होगा कि ये क्या है। तो उस क्या में हम जाएंगे इन्वेस्टिगेशन में। तो क्या होगा? एनालिसिस इज कैरिड आउट। एनालिसिस करेंगे हम चीज़ों को कि इसके अंदर क्या है। तो पहला जो एनालिसिस होगा, पहला हमारे पास एनालिसिस होगा कि क्या है, फिर एनालिसिस होगा कितना कितना है। जैसे मिसाल के तौर पे सुई गैस की मालूमात कर लेते हैं हम कि भाई एनालिसिस ऑफ मीथेन कर लेते हैं। तो पहला जो इसके अंदर एनालिसिस हम करेंगे, वो एनालिसिस करेंगे, उसका नाम होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। पहली जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम क्या करेंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में मीन्स व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, व्हाट काइंड और टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, ये पढ़ेंगे हम। तो मीथेन की एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि मीथेन में कार्बन एंड हाइड्रोजन आर अवेलेबल। कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो क्या सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से पता चल जाएगा कि इसका फार्मूला क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन तो बेंजीन में भी है, कार्बन हाइड्रोजन ईथेन में भी है, और आपको पता है कि सारे अल्केन में कार्बन हाइड्रोजन है, सारे अल्कीन में कार्बन हाइड्रोजन है, सारे होमोसाइक्लिक में कार्बन हाइड्रोजन है। तो यहां से सिर्फ पता चला कि क्या मौजूद है। अगर हम चाहते हैं कि हमें पूरा फार्मूला पता चल जाए तो हम क्या करेंगे? हम ये टास्क करेंगे कि कितना कितना मौजूद है। तो उस कितने कितने से हमें एनालिसिस जो करनी पड़ेगी वो हमारी एनालिसिस होगी कौन सी? आवर एनालिसिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Quantitative analysis means how much amount is there. Amount of element. तो उस अमाउंट में आप परसेंटेज निकाल लो या एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो। अगर कहें कि भाई एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होंगे तो अब हमें पक्का पक्का पता चल जाएगा कि दैट इज CH4। CH4 इज मीथेन। समझ में आ रही बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का टास्क हो गया।
अब केमिस्ट्री से हमें एनालिसिस क्वालिटेटिव भी पता चली, केमिस्ट्री से हमें क्वांटिटेटिव भी पता चली। केमिस्ट्री, अब देखें अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो हमारे पास ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का मार्कर भी बना हुआ है, प्लास्टिक का बोर्ड भी बना हुआ है, और प्लास्टिक के ये एसी का जो इनर ये भी बना हुआ है, प्लास्टिक की चेयर्स भी बनी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हैं। क्या हम इन चीज़ों की आउटर लुक पे फोकस करेंगे? आर वी गोइंग टू फोकस ऑन द आउटर लुक ऑफ द थिंग्स? नो, हम आउटर लुक पे फोकस नहीं करेंगे, हम उसकी कंपोजिशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये अगला हमारा पॉइंट होगा कि केमिस्ट्री डज नॉट, केमिस्ट्री फोकस नहीं करती, केमिस्ट्री डज नॉट फोकस ऑन, किसको फोकस नहीं करती? इट डज नॉट फोकस ऑन आउटर लुक बट ऑन द स्ट्रक्चर या कंपोजिशन। ये जो स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये इनर स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि अंदर कैसा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? जैसे रबर हमें डिफरेंट शेप्स में मिल जाता है, रबर हमें टायर्स में मिलता है, रबर हमें पाइप्स में मिलता है, रबर के डिफरेंट बेल्ट्स बने होते हैं, लेकिन हम क्या इनको अलग अलग स्टडी करेंगे? नहीं, केमिस्ट्री इन सारों को मिला के एक जगह रखेगी। दैट इज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द रबर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रबर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अगर हम देखेंगे चीज़ों को, तो उन चीज़ों के अंदर हमें क्या दिखाई देगा कि दे आर अंडर गोइंग अ चेंज। ये चेंज वो कप्तान वाला चेंज नहीं समझना कि तब्दीली आई नहीं, तब्दीली आ चुकी है। ये चेंज केमिस्ट्री का है। जैसे मिसाल के तौर पे पहले आप और हम फेस टू फेस, आप कहोगे सर अभी भी फेस टू फेस है, लेकिन पहले फेस टू फेस वो जब एक दूसरे के सामने थे हम। ठीक है, वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर लाइवली। हाँ, ठीक है, फिजिकल इंटरेक्शन। तो अब वो नहीं है, सिचुएशन चेंज हो गई। पहले आप लोग सपोज 11 में थे, 12 में थे, अब आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दैट इज क्या है? ये क्या है? ये चेंज है। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज अंडर गोइंग अ चेंज। यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं? चेंज। तो एवरीथिंग इज अंडर गोइंग अ चेंज। जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं? वो चेंज कर रही हैं, वो चेंज हो रही हैं। बल्कि जो भी चीज़ देख लो आप। और किसी बड़े शख्स ने क्या है कहा है कि नथिंग इज कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स। कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, मुस्तकिल नहीं है। क्या चीज़ मुस्तकिल है? तब्दीली मुस्तकिल है। ठीक है, चेंज इज कांस्टेंट। तो अगर हम अपनी सराउंडिंग्स में देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? हमें ये पता चलेगा कि स्पिरिट एवापोरेट हो जाता है, सच एज एवापोरेशन ऑफ पेट्रोल लिख लेते हैं। पेट्रोल एवापोरेट हो जाता है, ये क्या है? चेंज। पहले पेट्रोल पड़ा था बोतल में, ढकना खोल दिया, पेट्रोल उड़ गया, तो दैट इज चेंज। या सपोज हमारे पास लोहा था, इसको नोट करें तो हम आगे बढ़ें। इफ वी हैव अ पीस ऑफ आयरन, तो क्या था हमारे पास? रख दिया हमने उसको हवा में और मॉइस्चर लग गया, तो क्या हो गया? रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई। ठीक है, हमने खाना खाया, उस खाने से हमें एनर्जी मिली, मीन्स फूड क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया। तो डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की डाइजेशन, ये भी क्या है? अगेन दिस इज अ चेंज। ठीक है, या बर्निंग ऑफ कोल, ये क्या है? चेंज। तो जिसको भी देखेंगे वो हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा।
और कभी कभी तो लोगों के रवैये भी चेंज हो जाते हैं। और इस लॉकडाउन में काफ़ी लोगों ने काफ़ी बातें नोटिस की हैं कि पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। समझ में आई बात? या हम ये कहेंगे कि जैसे बीसी कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, वैसे ही अब ये टर्म अप्लाई होगी, बीसी बिफोर कोरोना, एसी आफ्टर कोरोना। ठीक है, कोरोना से पहले का माहौल कुछ और था, कोरोना के बाद का माहौल कुछ और है। ये देखें, आप और हम पढ़ रहे हैं, कभी हमने सोचा तो नहीं था कि हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ड्यू टू दिस सिचुएशन जहाँ फिजिकल क्लासेस डिफ़िकल्ट हो गई, तो हमने सोचा, क्या सोचा? हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से इंटरेक्ट किया जाए और आप लोगों को बेनिफिट दिया जाए, आपके साथ नॉलेज शेयर किया जाए। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट चेंज। और चेंज आया नहीं है, चेंज आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, ये सवाल लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है, बल्कि अभी लेक्चर हमने पढ़ा था, चेंज पढ़ा होगा ना हमने। चेंज दो किस्म के होते हैं, एक फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज। एवापोरेशन ऑफ स्पिरिट कौन सा चेंज है? बताओ भाई। दिस इज अ फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि फिजिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज नहीं होती। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कौन सा चेंज है? रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज सीसी, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड कौन सा चेंज है? अगेन दिस इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज, इफ यू रिकॉल कि फिजिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज नहीं होती, केमिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज हो जाती है। समझ में आ रही है बात? बर्निंग ऑफ कोल, अगेन दिस इज द सेम। तो जब हमें पता चल जाए कि ये चेंज हो रहा है, तो याद रखो जहां चेंज होगा, दैट चेंज इज एसोसिएटेड विद एनर्जी। दुनिया में कोई चेंज हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे एनर्जी ना हो। ठीक है, तो एवरी चेंज इज एसोसिएटेड विद एनर्जी। हर चेंज किससे एसोसिएटेड है? एनर्जी से एसोसिएटेड है। ठीक है, एवरी चेंज इज एसोसिएटेड विद एनर्जी। तो ये जुमला बड़े काम का है, मैं सोचता हूं लिख लूं। एनर्जी इज एसोसिएटेड विद चेंज। जहां चेंज होगा वहां एनर्जी होगी। और जब ये बात पता चल गई तो समझ लो सारी बातें पता चल गई। मिसाल के तौर पे किसी को पता हो कि बर्फ कैसे बनाई जाती है। बर्फ तब बनाई जाती है जब पानी को ठंडा किया जाए, टेम्परेचर कम किया जाए। तो अब उसको पता चल गया, तो उसने क्या किया? उसने पहले फ्रिज में बनाई थोड़ी सी बर्फ, फिर उसी बर्फ को, उसी रूल को फॉलो किया, उसने बर्फ के कारखाने बना लिए। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर किसी को पता ही ना हो कि बर्फ कैसे बनाई जाती है, वो क्या करे? उसको किसी ने कह दिया कि भाई बर्फ बनाई जाती है जब पानी को गर्म करो, तो हाँ, क्या गर्म करने से बर्फ बनेगी उसके पास? नहीं। तो मीन्स जब पता चल जाए कि एनर्जी एसोसिएटेड है चेंज से, और वो एनर्जी किस किस्म की है, तो यू कैन कंट्रोल द रिएक्शन, यू कैन कंट्रोल द चेंज, यू कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। तो चेंज एनर्जी है, तो मैंने कहा एनर्जी चेंज से रिलेटेड दो बातें आएंगी। एक, या होगा एंडोथर्मिक चेंज। एंडोथर्मिक आप जानते हैं कि एंडोथर्मिक में क्या होगा? हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दैट इज एंडोथर्मिक। ठीक है, हमें पता चल जाए कि ये प्रोसेस होता है, जैसे कार्बन और सल्फर को मिलाने के लिए हीट दी जाती है, हाइड्रोजन आयोडीन को मिलाने के लिए हीट दी जाती है। पता चल गया, बस अब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चेंज में भी एंडोथर्मिक,
चेंज में बी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज होगी। ठीक है, अगर हीट रिलीज हो गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। हमें पता चल जाए अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो अब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वंस यू नो द टाइप ऑफ चेंज, एक दफ़ा आपको पता चल जाए कि ये चेंज कैसा है, आप उस चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। यहीं से बुनियाद पड़ती है दो चीज़ों की, एक स्मॉल स्केल प्रिपरेशन, दूसरा इंडस्ट्रियल स्केल प्रिपरेशन। स्मॉल स्केल प्रिपरेशन में क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी प्रिपेयर्ड। लार्ज स्केल प्रिपरेशन में क्या होगा? इंडस्ट्री बनेगी, कारखाने बनेंगे। ठीक है, और ये कब मुमकिन है? जब हमें पता हो कि प्रोसेस की नेचर कैसी है, आया कि इसको हीट देनी पड़ेगी या इससे हीट लेनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात या कोई कंफ्यूजन है? तो चेंज का पता चल जाए तो हम पहले लेबोरेटरी में बनाएंगे। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्मॉल स्केल प्रिपरेशन, थोड़ी सी बनानी है। ठीक है, समझ गए बात को? अगर हमें पता चला कि बाबा इसमें तो फायदा है, फायदा है तो फिर हम इसको और बनाएंगे और ज्यादा बनाएंगे। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? लेबोरेटरी में तो नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पे प्लास्टिक बनाना है, ठीक है, किसके लिए? कुर्सियों के लिए, चेयर्स के लिए। तो क्या वो लेबोरेटरी में बनेगा? नहीं, उसके लिए बड़े कारखाने लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो दैट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। देखें, ये एक किस्म का, बल्कि ये हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ या एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। लार्ज स्केल प्रिपरेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर क्या हम सारी चीज़ें बना सकते हैं? हाँ जी, हम सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है जी, अगर किसी को एल्यूमिनियम चाहिए तो क्या वो एल्यूमिनियम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करता है? हाँ जी, लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर होता है। इंडस्ट्री में होता है? हाँ जी, इंडस्ट्री में भी होता है। लेकिन क्या वो एल्यूमिनियम को खुद बनाते हैं? यहाँ सवाल होगा। आपने पढ़ा होगा कि इंटर में केमिस्ट्री में कि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे? बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे? बॉक्साइट से। सपोज हमें लोहा बनाना है, ठीक है, वी नीड आयरन, तो आयरन हम बनाते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। लेकिन क्या हम खुद ही आयरन के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देके मिक्स करके आयरन बनाते? नहीं, वो आयरन होता है। अब आप में से काफ़ी बच्चे कहेंगे कि सर वो ज़मीन से निकलता है। हाँ जी, सही है। तो क्या हमने ज़मीन से खोदा तो हमें ऐसे लोहे की राडें मिलती हैं? हाँ, मिल सकती हैं अगर किसी ने रखी हुई हों उधर, लेकिन डायरेक्ट हमें लोहे की रॉड्स या एल्यूमिनियम की शीट्स नहीं मिलेंगी। हमें वहाँ से वो मिलेंगी किसी के साथ जुड़ी हुई। तो यहाँ दो नई टर्म सीखने को मिलेंगी हमें। पहली टर्म है मिनरल। मिनरल्स किसे कहते हैं? हर वो चीज जो जमीन से निकले, दैट इज कॉल्ड मिनरल। एवरीथिंग दैट इज टेकन आउट फ्रॉम अर्थ, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। हर वो चीज जो अर्थ क्रस्ट से मिले उसका नाम है मिनरल। ठीक है, ज़मीन से हमने जो चीज़ निकाली मिनरल है, ज़मीन से जो चीज़ निकाली मिनरल है। अब अगर उस मिनरल को गौर से देखें यूं, ठीक है, और उस मिनरल से हमें कोई मेटल निकालने की सहूलत है। हमने ज़मीन से निकाला, ज़मीन से निकला हेमाटाइट। हेमाटाइट आयरन का ओर है, शायद आप कंफर्म कर लेना, या हो सकता है यही हो। चेक यूर सेल्फ, ठीक है, चेक योर नॉलेज।
हमने ज़मीन से निकाला, ज़मीन से निकाला, बॉक्साइड निकला, ठीक है। बॉक्साइड में देखा, ज़मीन से निकला मिनरल, कुछ भी निकले दैट इज मिनरल, ठीक है। अब उस बॉक्साइड में देखो क्या कोई मेटल है? हाँ जी मेटल है। कौन सा मेटल है? एल्यूमिनियम। क्या एल्यूमिनियम को आसानी से निकाल सकते हैं उससे? हाँ आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब ये मिनरल तो हुआ, इसका एक और नाम हुआ। कौन सा इसका नाम हुआ? ओर। जैसे कॉपर, कॉपर पायराइट, ठीक है, चेल्कोपायराइट, चेल्कोसाइट, जमीन से निकले, उससे कॉपर भी है, आयरन भी है, कॉपर उससे निकाला जा सकता है। तो याद रखो जिस मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाए उस मिनरल को कहते हैं ओर, ठीक है। ओर किसे कहते हैं? अ मिनरल फ्रॉम विच metal can be extracted easily। ऐसा मिनरल जिससे मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जाए, उस मिनरल का नाम क्या होगा? उस मिनरल का नाम होगा ओर। तो अब यहां मेरा सवाल होता है हमेशा आपसे, ओर को मिनरल कहें या मिनरल को ओर कहें, या दोनों को दोनों कहें, या दोनों को दोनों ना कहें? सोचें। हाँ जी, तो देखें, मैंने कहा कि हर वो चीज़ जो ज़मीन से निकले वो क्या है? मिनरल है। हर वो चीज़ जो ज़मीन से निकले दैट इज़ मिनरल। अगर उसे मेटल निकाला जा सकता है तो वो क्या बन जाएगा? ओर। तो अब यहाँ मैं जुमला कहूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एवरी ओर इज़ अ मिनरल बट एवरी मिनरल इज नॉट एन ओर। हर ओर मिनरल होगा लेकिन हर मिनरल ओर हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर गमे शब की सहर हो ये ज़रूरी तो नहीं। मैं घुमा फिरा के इधर ही लेके आऊँगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ मेटल एक्सट्रैक्शन, तो साइंसदानों ने एक नई ब्रांच बना ली। क्या नई ब्रांच बना ली? दैट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? इट्स एन आर्ट और साइंस, आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। वो आर्ट, वो साइंस जिसमें मेटल को उसके ओर से निकाला जाए, उस साइंस को क्या कहेंगे हम? मेटलर्जी। समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसको नोट करें, देखें, तो बाकी कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जल्दी नोट करें तो आगे बढ़ें हम। हाँ जी, अब देखें, अगर हम मेटल्स को निकाल रहे हैं ज़मीन से अपनी सहूलत के लिए, तो हमारे पास 2-3 टास्क है हमारे: रहना, खाना पीना। उसके बाद आ जाती है खाने पीने के ऊपर। पीना तो पानी है, खाते हम क्या हैं? गंदम, सब्जियां। अब यहाँ पर भी केमिस्ट्री हमें अकेला नहीं छोड़ती। सपोज कहीं पे अगर फसल में कोई बीमारी लग जाती है तो उसके लिए भी दवाएं हैं, ठीक है। अगर ज़मीन में कोई डिफेक्ट है तो उसके लिए भी दवाएं हैं। और अगर हमारे पास पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, वी वांट टू इंक्रीज द यील्ड, तो वहाँ भी केमिस्ट्री रोल प्ले करती है। तो जैसे हमारे पास फर्टिलाइज़र्स आ जाते हैं, ठीक है, तो फर्टिलाइज़र्स आर यूज्ड टू यूज्ड इन क्रॉप्स, क्रॉप्स में ये यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? ये डिजीज से भी फाइट कर सकते हैं, टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। मेडिसिन वगैरह हम लेते हैं टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। या और क्या हो सकता है?
टू इंक्रीज द यील्ड, पैदावार बढ़ाने के लिए भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कपड़े भी हमने पहन रखे हैं, तो दिस इज व्हाट, बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। अगर इससे आगे हम जाएं तो जब पौधे बीमार थे तो वहां पर भी केमिस्ट्री आई। तो ह्यूमन बीइंग भी अगर बीमार होंगे तो वहां पर भी किसका यूज होगा, केमिस्ट्री का। तो यहां पर क्या आ जाती हैं, मेडिसिन्स, टू क्योर द सिक। ठीक है, और यहां पर भी कोई डेफिशिएंसी के लिए भी हम, भाई किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए भी हम मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं। किसी को कैल्शियम की कमी है, किसी को आयरन की कमी है, किसी को आयोडीन की कमी है, तो यहाँ पर भी क्या यूज़ करते हैं हम, केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। केमिस्ट्री प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, इन आवर लाइव्स। ठीक है, लाइव्स में, हमारी जिंदगियों में केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, समझ गए बात को। सर से लेकर पांव तक जिस चीज़ का आप नाम लेंगे, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे होंगे, वो केमिस्ट्री की तरफ चली जाएगी। आप पानी पीते हैं वो भी केमिस्ट्री, खाना खाते हैं वो भी केमिस्ट्री, कपड़े पहनते हैं वो भी केमिस्ट्री, जूते चप्पलें पहनते हैं वो भी केमिस्ट्री, बालों में जो शैम्पू लगाते हैं वो भी केमिस्ट्री, तेल लगाते हैं वो भी केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। तो जिस तरफ आंख उठाऊं केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री नज़र आए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन वॉच इट अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।